कि तुम हमारा ये जो जो क्या बोलूं लवलेस देश है ना, जी। तुम इसको आशिकी सिखा दो, असली काम से आशिकी। वो जो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो नॉर्मल ही थी, और मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत होती है सभी की, जबकि 10 साल में तो ऑलमोस्ट कईयों का करियर बन के बिगड़ के सब कुछ हो और जाता कहीं है। और निकल जाते हैं। भाई अच्छा काम तो तोड़ेगा, अच्छा काम तो तोड़ेगा। आपका काम है वो आपको तोड़ रहा है तो भी आप उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही सीखी जा सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑप्शनल नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत भी ट्रेनिंग से है, क्योंकि वो शरीर तोड़ता है, और सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे वही चीज़ है। लेकिन परेशानी के बावजूद आपका दिल आ गया, वो ये क्योंकि तो वो आशिकी है। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है। तो बिना मजबूत तन के मजबूत मन भी नहीं हो सकता। जवान आदमी को शरीर से बहुत मजबूत होना चाहिए। इंसानी शरीर किस हद तक कैपेबल है, कितनी फिटनेस तक जा सकता है। कि आप बस ये मत देखो कि मैंने सफलताएं क्या हासिल करी, आप ये देखो कि मैं किस बैकग्राउंड से उठा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मैं सफल नहीं भी हो रहा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे प्यार है अपने काम से, मैं अपना काम अपने प्यार के लिए बिल्कुल। करूँगा। हिंदुस्तान को ऐसे जवान लोग मिलने लग गए ना, ऐसे ज़्यादा नहीं, 100, 500, 1000 भी मिल जाए तो समझ लो राष्ट्र बिल्कुल बदल के खड़ा हो जाएगा। बताओ नीरज, शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। वो पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। अभी क्या है सर, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या बता आपके किसी एक पोस्ट से आप इतने फेमस हो जाओ, तो ऐसी बात है। तो ऐसे ज़माने में वो पेशेंस कहीं ना कहीं खो गया है। क्योंकि अब जेवलिन मैंने शुरू किया तो मुझे 3 साल लगे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में। 6 साल में मैंने एक अच्छी जगह मेडल जीता इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे मेरी इंडिया के एथलीट्स में जिसने बाहर अच्छा कुछ किया है तो वहाँ पे गिनती आने लगी। 6 साल लगे, 10-11 साल लगे मुझे ओलंपिक तक पहुंचने में, मेडल लेने में। जबकि 10 साल में तो ऑलमोस्ट कईयों का करियर बन के बिगड़ के सब कुछ हो और जाता कहीं है। और निकल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें दिल से आती हैं, प्यार से आती हैं। जब आप जो कर रहे होते हो, आप में उसके लिए एक जज्बा होता है, प्यार होता है, और क्लैरिटी होती है कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 और लोगों ने करने को बोला है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद ये नहीं लगता कि 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, मुझे अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिली। उसके बाद जीत और हार लगभग एक बराबर हो जाते हैं। और जज्बा ऐसा होता है कि बिल्कुल। आदमी अगर उसमें हार भी रहा है तो जीत जैसा लगता है, और अगर उसमें जीत जाता है तो ये नहीं लगता है कोई खास बात हो गई। तो अब जिन ऐसा ही जवान फील होता है जी मुझे अभी। कई बार मैं मेरे दिमाग में बात आई थी, जब मैं पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा था। हाँ, तो वो एक ही ऐसा मेडल बचा था जो अपने पास गोल्ड नहीं था। बाकी ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, डायमंड लीग, ये सभी टाइटल हो चुके थे गोल्ड के रूप में। एक सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप बचा था, और मैं ऐसे सोच रहा था कि यार ये भी हो जाए, बहुत अच्छा होगा। एक कंप्लीट एथलीट, मतलब जेवलिन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो हमने नहीं जीती है। तो मैं उस दिन जीता, और मैं जिस तरीके से उससे पहले दिन रूम में था वैसे ही मैं वो गोल्ड मेडल के साथ आराम से, मतलब वो इतना फर्क नहीं पड़ा कि अब ये कुछ हो गया, अब मैं पार्टी करूंगा, मुझे सेलिब्रेट करना, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी दूर जा रही है। लेकिन हाँ, अपना और जिंदगी का काम ये पे ध्यान नियम है। होता है कि जिस आदमी के लिए काम बड़ी चीज हो गई और जीत हार छोटी चीज हो गई, उसको पता भी नहीं चलता, वो बहुत ज्यादा जीतना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो इतने मीटर से इतने मीटर और इतने मीटर कब पहुंच गया। जबकि अगर आप बहुत एक टारगेट बेस्ड जीवन बनाओ, क्या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसमें प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन जो प्रोग्रेस हो सकती है सिर्फ जज्बे के साथ, प्यार के साथ काम करने में, वो प्रोग्रेस कभी टारगेट का पीछा करने में नहीं आने वाली है। बिल्कुल जी। और मैं तो मतलब जो ये बात है सर कि अपना काम पे वो करना, क्योंकि अभी जब भी मेडल्स वगैरह की जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यार ये तो था ही नहीं कहीं जर्नी में, ये चीज़ तो थी नहीं, बस ये बात है। मेहनत करना और यही सब कुछ था। कि बस मेहनत करनी है, और वो मुझे मज़ा आता था। और आज भी जब मैं जर्नी की ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मुझे मज़ा आता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं मेरा टारगेट है आगे आने वाले गेम्स के लिए, या फिर मुझे वो उसके बीच में इंजरी भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन वो जो मैं ये बातें काफ़ी डीप होती हैं सर कि मैं अपने फील्ड में जो काम कर रहा हूँ
वो मेरा एक लाइफ जीने का मतलब एक तरह से तरीका है अभी के लिए, कि मैं वो कई लोगों को वो मेहनत है, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत भी ट्रेनिंग से है क्योंकि वो शरीर तोड़ता है, और सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे वही चीज़ है। मतलब वो एक इस तरीके से बोल रहा हूँ सर मैं, क्योंकि वो चीज़ है, कोच प्लान बनाता अब है। ये तुमको पता नहीं है, पर जो तुम बातें बोल रहे हो ना, वो हमारी फील्ड की हैं, पूरी आध्यात्मिक बातें हैं। कि जो असली चीज होती है, असली चीज है, ट्रुथ, रियलिटी, उसका ये लक्षण हमेशा बताया जाता है कि वो परेशान बहुत करेगा, कि वो तोड़ेगा, लेकिन आप उसके बिना जी भी नहीं सकते। ठीक वैसे जैसे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है, जैसे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है ना, वैसे ही एक वाइडर और डीपर सेंस में सत्य, ट्रुथ, जो असली चीज होती है उसके लिए होता है कि जो भी असली चीज जिंदगी में आएगी उसको आप छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन साथ ही साथ वो चीज परेशान बहुत करेगी, लेकिन परेशानी के बावजूद आपका दिल आ गया, वो ये क्योंकि तो वो आशिकी है। क्योंकि जो मैं एक लाइफ जी रहे हैं सर, क्योंकि वो है तो एक ही, मतलब सब जो भी मैंने जितने साल अभी तक स्पोर्ट को दिए हैं, उसमें सबसे जब बड़ा हिस्सा रहा है वो ट्रेनिंग का ही है, कि मैं 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग रहती है, उसके लिए ही पूरा दिन प्रिपरेशन होती है, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना, और फिर ट्रेनिंग करना, सब कुछ है तो ट्रेनिंग के लिए ही। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि एक इंसानी शरीर के लिए उतना ज़्यादा बिना बात मेहनत करना, मतलब कि सुबह उठे फिर वो शरीर के साथ इतना हमने वो किया, 1 घंटा 1.5 घंटा सर शरीर झेलता है, उसके बाद फिर वो मेंटली हमको खींचना पड़ता है कि भाई बस और करनी है, अभी टारगेट बचा है, फिर शाम को और ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग होती है। तो एक किस्म से देखे तो वो डर भी लगता है कि कल को इतनी हार्ड ट्रेनिंग है। पर जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो जब एक तरह से वो उस दिन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है, तो वो जो आनंद आता है उसके बाद, जब आराम से लेटते हैं स्टेडियम में ऐसे कि भाई हाँ ये खत्म कर दी है और बहुत ही अच्छी रही, तो वो सोच के ऐसा लगता है कि ऐसा मजा ही नहीं है कहीं और पे। इसमें एक मैं बात बताता हूँ, वो आनंद ट्रेनिंग के बाद तो आता ही है। छुपी हुई बात ये है कि जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जिस्म टूट रहा होता है ना, तब भी वो कहीं ना कहीं पीछे मौजूद होता है। चूंकि वो मौजूद होता है इसलिए हम ट्रेनिंग छोड़ते नहीं जी। वो चीज़ ऐसी है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप सही काम कर रहे हो ज़िंदगी में, चाहे स्पोर्ट्स में हो किसी भी फील्ड में हो, कि आप सही काम कर रहे हो और उसमें बहुत प्लेजर आ जाएगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई अच्छा काम तो तोड़ेगा, अच्छा काम तो तोड़ेगा। आपका काम है वो आपको तोड़ रहा है, तो भी आप उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, और ये पूछो ही मत कि उसमें से मिला क्या। अब कॉमन माइंड को ये बात अजीब लगती है कि जब कुछ मिला नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों टूट रहा हूँ, काम में टूट भी रहा हूँ, पूछू भी नहीं मिला गया। भाई यही मिस्टिसिज्म है, यही छुपी हुई बात है। जो इस छुपी हुई बात को दिल से समझने लग जाता है वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। जी। ट्रेनिंग जो ज़्यादातर रिजल्ट्स या जो हमारी परफॉर्मेंस है, वो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हमारा क्या एटीट्यूड होता है, या उसके पीछे हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अब कई बार इतनी मुश्किल ट्रेनिंग है, कोच ने बता दिया, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेरे माइंड में चल रहा है ये कि यार बस ख़त्म हो जाए जल्दी, यार बहुत मुश्किल से हो रहा है, आज तो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, बहुत ही हार्ड है। एक तो वो चले दिमाग में, वो मैं करूँगा तो पूरा, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो कहीं दूसरी जगह पे है कि यार बस ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद मुझे वो अलग तरह का आनंद आया कि ख़त्म हो गई। एक मेरा है ध्यान कि आज का जो टारगेट है, आज कोच ने बोला है तो इतने केजी तक उठाना है, मुझे उठाना ही है, और वो उसके लिए मैं पूरा फोकस करके बाकी सब चीज़ों पर ध्यान हटा के वो उस दिन का उस टाइम का जो मेरा काम है, और मुझे ये पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वो पूरा उसको इम्प्रूव करने में पूरी हम वहाँ पे लगाएं कि आज का जो ट्रेनिंग है वो इतने मन से करना है। तो उसमें सर फिर कहीं ना कहीं वो थकावट या बाकी सब चीज़ें हैं, वो भी एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है, हम दिमागी तौर से इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं कि वो मुश्किल ट्रेनिंग भी हम बड़े ही आनंद से करते हैं। तो वो चीज़, लेकिन टिके रहने का जो हाँ सूत्र है, जो समझने की बात है, वो ये है कि वो दिन हमेशा नहीं आएंगे कि कोच हमें तोड़ रहा हो बिल्कुल जी। और हमारा मन करे कि तू तोड़ता चल, हम टूटते चलेंगे। वो हमेशा नहीं होगा। सबसे आसान समय ही वो होता है जब हम बहुत कंपटीशन के पास होते जब हैं। पास होते हैं हाँ तब तो जी। प्रेशर होता है, तो कहते हैं कोच अभी भाई साहब जो करवाना है करवाओ। फिजिकली आसान होता है, वो मेंटली वो टफ होता चला जाता है। जीत के वो निकलते हैं असली, समझ लो, काम उन्होंने करा जिनका जब मन नहीं भी कर रहा, बिल्कुल ये जब सही। कोच पे गुस्सा भी आ रहा है, जब लग रहा है यार कहीं और चला जाऊं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मन का काम है चंचल इधर उधर भागना, तब भी छोड़ के ना भागे। जब मन लग ही रहा है तब काम, कंसिस्टेंसी। हाँ, जब मन लग ही रहा है तब काम करा। ये अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मन तो लग ही रहा था। बिल्कुल जी। मन लग ही रहा था, आपने काम कर दिया, ये अच्छी बात है, बढ़िया, ठीक है, बड़ी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है
जब मन नहीं लग रहा पर पता है कि यही सही काम है, कोच ने बताया है, तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा पर करूंगा क्योंकि सही काम है। जो ऐसा हो जाता है उसको कोई नहीं रोक पाता फिर। जैसे कई एथलीट्स की ऐसी स्टोरी है, माइकल फेल्प्स ने भी ये बात बोली है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर खिलाड़ियों की उसकी ये स्टोरी है लाइफ की, कि जब भी हम सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत कल कैसी हुई उससे बहुत डिपेंड करता है कि आज शरीर कैसा फील कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल होता है उठना सुबह, ऐसे वो बॉडी दर्द दर्द कर रही है, हाँ, अगली ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा हार्ड है। वो माइंड में सोचना इतना हार्ड होता है कई बार सुबह उठ के, क्योंकि हम उठते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार आज क्या है, आज भले ही स्लो मॉर्निंग होती है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और वो उस शरीर के साथ जो कि कल टूटा था, आज और ज़्यादा उससे मेहनत होने वाली है, कल और ज़्यादा। जैसा आपने बोला, ऐसे हमेशा नहीं होता, एक टाइम आता है कि थोड़ा कम भी होता है, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स की ऐसी स्टोरी होती है कि वो सुबह उठ के जाना नहीं चाहते स्टेडियम या ग्राउंड पे। या मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं, यार आज तो ऐसा फील हो रहा है, नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी माइंड को ऐसे तैयार करके वहां तक जाना होता है। बस वहां पे पहुंच गए हाँ, तो पूरा करके ही लौटेंगे। अगर वहां पे नहीं गए तो हाँ। शाम को मुझे इतनी ज्यादा गिल्टी महसूस होती है कि मैंने यार ऐसा क्यों किया। बात उस दिन की है, बात उस शाम की है, पर एक बात, अभी उम्र कम है तो उतनी नहीं दिखाई देगी, बात पूरी जिंदगी की है। हम्म। क्योंकि ये जो कर रहे हो ना, ये सिर्फ एथलीट के तौर पे तुमको नहीं तैयार कर रहा है, ये तुमको एक दूसरा इंसान ही बना रहा है। एक दिन आएगा हम्म। जब ट्रैक को अलविदा कर दोगे, रिटायर हो जाओगे, लेकिन जिंदगी उसके बाद भी बहुत है। हाँ जी। ये जो अभी अपने आप को अनुशासन दे रहे हो, जान लिया है सही काम क्या है, साधारण परिवार से आए थे, अपने दम पे मेहनत करी है, खड़े होकर पहुंच गए हैं और आज ट्रेनिंग करे ही जा रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें जिंदगी भर के लिए कुछ और बना देगी। और सिर्फ तुम्हें नहीं बना देगी, जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं उन तक भी ये खबर पहुंच रही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि दबी हुई ज़िंदगी जियो या कि बस अपने मनचले हिसाब से चल रहे हैं, डर के चल रहे हैं, वैसे नहीं है। एक एक काम को पकड़ के और उसको अपनी ज़िंदगी निछावर करके जिया जा सकता है और उसमें एक अलग खूबसूरती होती है। लेकिन उसमें एक खतरा है अभी। खतरा ये है कि वो ये ना सोचें कि नीरज की खासियत ये है कि नीरज ने गोल्ड निकाल दिए, वन रैंकिंग हासिल कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम जब सबको अपना संदेश दो तो उसमें बोलो कि आप बस ये मत देखो कि मैंने सफलताएं क्या हासिल करी, आप ये देखो कि मैं किस बैकग्राउंड से उठा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मैं सफल नहीं भी हो रहा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे प्यार है अपने काम से, मैं अपना काम अपने प्यार के लिए बिल्कुल जी। करूँगा। हिंदुस्तान को ऐसे जवान लोग मिलने लग गए ना, ऐसे ज़्यादा नहीं, हम्म। 100, 500, 1000 भी मिल जाएं तो समझ लो राष्ट्र बिल्कुल बदल के खड़ा हो जाएगा। और सर, जैसा आपने बोला कि अभी सभी को जीत दिखती है, मेडल्स दिखते हैं, हाँ, लेकिन आ, एक टाइम तक ऐसा था कि मैं 5-6 साल तक तो सीनियर लेवल पे तो इतना कुछ जीत ही नहीं रहा था। टोक्यो ओलंपिक से पहले तक मैं डायमंड लीग्स या इन चीज़ों में पार्ट लेता था, मेरे आज तक कोई पोजीशन नहीं थी। ज़्यादातर जब मैंने खुद को पहचाना या खुद के ऊपर थोड़ा और बिलीव हुआ कि हाँ, मैंने ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया, तो अब तो बाकी सब चीज़ों में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो टोक्यो के बाद से मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में रहा हूँ। उससे पहले ऐसा टाइम भी था कि मैं शायद से कुछ नहीं जीता। तो ज़्यादातर टाइम सर जो मेरा जीतने का है वो बहुत ही कम है पर्दे की पीछे मेहनत वाले से। ये तो वो जो पर्दे की पीछे वाली मेहनत है, वो उतने ही शिद्दत से, उतनी ही लगन से करते रहो हाँ, कि वो 10 साल जो मुझे टोक्यो मेडल जीतने में लगे, हाँ, तो वो पिछले जो जो पूरे 10 साल थे उसके बीच में, तो वो जो पर्दे के पीछे की मेहनत थी, जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा था, हाँ। मेरे पास कोई नाम नहीं था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मैं ऐसे ही चला जाता था, फ्लाइट्स में हूँ, मार्केट में हूँ, कहीं पे भी। तो वो जो जर्नी थी वो है असली चीज़ जो जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया और हूँ। वही जो असली चीज़ है, वो जितने भी तरीके से हो सके उसको लोगों के सामने लाओ। जी। देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि देश को मेडल ला कर दिया। हम्म। देश के लिए उससे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि तुम हमारा ये जो जो क्या बोलूं, लवलेस देश है ना, जी। तुम इसको आशिकी सिखा दो, असली काम से आशिकी। कि 10 साल तक कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम्म। नहीं पूछ रहा हासिल क्या होगा, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है। सर, सबकी अपनी एक मजबूरी होती है, पर उसमें से भी थोड़ा सा डीपली सोचें और थोड़ा ऊपर उठ के सोचें हाँ, तो चीज़ें हैं काफ़ी। जैसे कई बार
मैं मानता हूँ कि लोगों को बस सोचना है कि बस बस कुछ काम मिल जाए यार, 5-10 हज़ार रुपये का मेरा हो जाए, फैमिली चल जाएगी। तो ये काफ़ी मजबूरी भी है हमारे देश के लोगों की कि फैमिली चलानी है, ऐसी मजबूरी है। अपने रिश्तों में, फैमिली के उसमें दबाव में इतने फंसे होते हैं कि उनको वो करना पड़ता है। पर फिर अगर मैं एक गांव से उठ के, ऐसी फैमिली से उठ के जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ज़्यादातर स्टार्टिंग में तो मेहनत ही थी, बाकी सब चीज़ें तो बाद में शुरू हुई कि पैसा चाहिए वो सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले तो मेहनत थी। जो खाना था नॉर्मल खाना, तो नॉर्मल ही था, कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही 5 स्टार होटल्स में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ। वो जो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो नॉर्मल ही थी। और मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत होती है सभी की, बहुत ही सभी की ऐसी ही होती है। और जहां तक मजबूरी का भी सवाल है, देखो, ये जवान लोग जो आज कह रहे हैं कि हम दिल वाला काम, असली काम नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर हो जाते हैं, जिन चीज़ों का तुमने जिक्र किया कि फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, ये सब देखना होता है। जो जवान लोग कह रहे हैं हम मजबूर हो जाते हैं, यही तो कल को माँ बाप बनेंगे ना। चलो तुम्हें पता चला कि तुम मजबूर थे, कम से कम अपने बच्चों को मत मजबूर करना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे सब कुछ है, हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे ऊपर दबाव डाल दिया होता कि चल तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, चल तू ये कर, हाँ, तो हमको ये एथलीट नहीं मिलता। तो जो लोग मजबूरी की बात कर रहे हैं, हमें उनसे कहना होगा कि पहली बात तो देखो, मजबूरी उतनी घनी कभी होती नहीं जितनी तुम बता रहे हो। मजबूरी से संघर्ष करा जा सकता है। दूसरी बात, अगर तुम्हें मजबूरी का सामना करना पड़ा है तो कम से कम अब दूसरों को तुम मजबूर मत करना। तुम आज जवान हो, कल के तुम माँ बाप हो, अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देना कि वो दिल से जी पाए। अगर दिन में उन्होंने 5 मैच लगाए, 3 वो हार गए, 2 जीत गए, तो हार और जीत दोनों का मुंह देखेंगे, तो वो कैसे बैलेंस करना है। बिल्कुल। जो भी हम काम करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हम पड़े पड़े कुछ ना कुछ, किसी को कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया है कुछ लिख दिया, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो अगर हम अपनी जो नेगेटिव एनर्जी ग्राउंड पे निकाल लेंगे, तो पसीना निकाल लेंगे अपने शरीर को फिट करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता में कहीं पर भी जेवलिन शब्द नहीं आया है, न स्पोर्ट्स की बात हुई है। और उसी एक बात बताता हूं, हमारा बड़ा ग्रंथ है, दुनिया की एक अनमोल किताब है, वो कहती है कि तन और मन एक होते हैं। तन और मन एक होते हैं, जिसको मन बोलते हैं ना, वो भी है बॉडी ही। ये जो माइंड और ब्रेन है, इसको हम अलग अलग जो करके देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं जी। और ब्रेन क्या है, जैसे जैसे ये सब है मांस, वैसे ही ब्रेन भी है। तो अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और आपके शरीर में आप खाना खा रहे हो, उससे एनर्जी बन रही है, या तो उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आपने जो खाया है वो आपको खा जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है। आप जब स्पोर्ट्स में जाते हो ना, तो स्पोर्ट्स आपको माइंड से, माने इमेजिनेशन से मुक्त कराता है। बताता हूं कैसे। बहुत ईमानदार चीज होती है स्पोर्ट्स। मैंने आईआईटी के दिनों से अपने देखा है कि जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में लोग एक्टिव होते थे ना, उनमें थोड़ा सा सीधापन आ जाता था, एक मासूमियत आ जाती थी। क्योंकि ये आपकी बाउंड्री बनी हुई है साहब। आप कुछ खेल रहे हो, आप टेनिस बैडमिंटन खेल रहे हो या कुछ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री यहाँ नहीं वहाँ है क्योंकि मुझे वहाँ पसंद है। आपका 89.94 मीटर आया है, आप ये नहीं कह सकते कि अप्रोक्सीमेट करके बोल दो ना 90 हो गया। 90 नहीं हुआ है भाई, अभी 90 बचा हुआ है और करके दिखाना है। हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? 90 नहीं, 100 करके दिखाना है, हमें इंतजार है। तो वो 89.94, अभी वो 94 है। इतनी ईमानदार चीज होती है स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसकी कुटिलता अपने आप थोड़ी सी कम, मैं नहीं कह रहा कोई रूल है, पर आमतौर पर ऐसा होता है कि मन एक अनुशासन पा जाता है जब आप स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हो। और आप ये नहीं कर सकते कि मैं खेल रहा था, बस 1 पॉइंट तो बचा था जीतने के लिए, साहब 1 पॉइंट बचा था, लेकिन अभी भी हो सकता है आप हार जाओ। ओपोनेंट आपसे बहुत पीछे था, लेकिन हो सकता है कि उसने अपना अंतिम थ्रो ऐसा फेंका कि आपके हाथ आए हुआ गोल्ड आपसे निकल गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीजें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही सीखी जा सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑप्शनल नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो हमारा कल्चर है, हरियाणा में उतना नहीं है, पर जब थोड़ा सा तुम हरियाणा से पूरब की ओर चलते हो तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, पूरा जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है वो आ जाता है उसमें। खास तौर पे उसमें जो अच्छे बच्चे की इमेज है ना नीरज, वो अच्छे बच्चे की जो इमेज है वो वैसे बाजू वाली नहीं है जैसे तुम्हारा ये राइट हैंड है। वो है कि वो एकदम कोमल सा, ऐसे गोरा सा, जिसको कभी धूप नहीं लगी है, जो कभी बाहर जाके मेहनत नहीं करता है, जो शायद हर वक्त पढ़ाई करता रहता है। हमने अच्छे बच्चे की वो इमेज बना दी है, अच्छे बच्चे की नहीं, अच्छे जवान आदमी की भी। ऐसे समझ लो जैसे कि जो बहुत पुरानी फिल्में होती थी, तुमने उनके हीरोज देखे हैं,
वो तुमको ऐसे लगेगा नहीं उनको देख के कि ये फिजिकली एक्टिव लोग हैं। हम्म। एकदम पीछे चले जाओ तो, मतलब 70 से भी जब पीछे निकल जाओ तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया है कि साहब मन से अच्छा होना चाहिए। तन तो छोटी बात है, तन से आप चाहे कमजोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे जैसे भी हो, जवान होके भी आप बहुत मुलायम मुलायम हो तो भी चलेगा, दिल से अच्छा होना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा, और ये बात साइंस की भी है, गीता की भी है, स्पिरिचुअलिटी की भी है, कि जो तन से अच्छा नहीं है उसके लिए मन से अच्छा होना असंभव तो नहीं है, पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तन की सर वही आदमी समझ सकता है जिसने वो शक्ति या वो स्ट्रेंथ वो महसूस की है बॉडी की, कि हम इंसानी शरीर किस हद तक कैपेबल है, कितनी फिटनेस तक जा सकता है। क्योंकि ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हुए हैं मैराथन या किसी स्प्रिंट इवेंट में। साइंस ने भी कहीं ना कहीं ये बोला था कि शायद इंसानी शरीर या इंसान इतने तक नहीं दौड़ सकता या इतनी देर में नहीं कर सकता, वो भी इंसान ने करके दिखाया। और यही चीज जो है थोड़ा सा और रिफाइंड तरीके से जब बोली जाएगी ना, तो विजडम का प्रिंसिपल होता है एक, कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। वो वास्तव में ये कहा जा रहा है कि आई डू नॉट केयर इफ द बॉडी इज पेनिंग। मैं समझ सकता हूँ कि शरीर के दर्द से और जबान के स्वाद से और आलस से, इनसे ज्यादा कीमती कुछ और है, और मैं वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। जिसने ये करना शुरू कर दिया वो फिर जिंदगी में बहुत आगे जाता है। भारत जो पिछली कई शताब्दियों में बहुत पिछड़ा, हर तरीके से, विज्ञान में भी, लड़ाइयों के मैदान में भी, उसका शायद एक बड़ा कारण ये था कि हमने बॉडी की बड़ी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। हमने कहना शुरू कर दिया ये जो तन है, ये तन तो कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाना है, तो तन का तो ख्याल करो ही मत, और दिल को बिल्कुल शुद्ध रखो, पाक साफ रखो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आज के हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छा मन चाहिए तो उसके लिए मजबूत तन आपको चाहिए ही चाहिए। ये कोई बस साइंस की बात नहीं है, ये गीता की भी बात है। स्ट्रगल करने का जज्बा होना चाहिए। ये जो आराम तलबी है कि लेट गए हैं और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये जवान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। जो मेहनत करने का वो जो है कि वो कहीं दूर चला जाता है, उस चीज से दूर जाता रहता है, पता ही नहीं लगता किस टाइम वो इतने सुस्त हो गए हैं कि वो बस। और जितना दूर जाता है उतना वो अपने मन में जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन खड़े कर लेता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, दूर जा करके क्या हो गया, सभी करते हैं तो मैंने भी कर लिया, एक बस दिन वो और कर फिर लिया। तो हमारे पास इतनी जबरदस्त एक शक्ति है, मतलब अपने यूथ की, अगर उसको सही डायरेक्शन में सही इस तरीके से यूज किया जाए तो और मतलब कुछ सही भी हो सकता डायरेक्शन में है। ये चीज हमेशा बार बार एम्फेसाइज करनी चाहिए कि देखो, सही का मतलब सक्सेस नहीं होता है, सही का मतलब सिर्फ सही होता है। हाँ, अगर अपने आप काम को सही तरीके से मेहनत बस से करो। बस अगर आप सही कर रहे हो तो यही सक्सेस है। उसका रिजल्ट कल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, आप उसकी बहुत परवाह नहीं करो। कल बिल्कुल हो सकता है कि आप जो भी हो, पैसे बहुत बना लो, बहुत प्रसिद्ध हो जाओ, बहुत मेडल जीत लो, पर अगर वो आप नहीं भी जीत रहे तो भी आप पाओगे कि आपके भीतर एक फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपने जिंदगी सही बिताई। आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जी। आपको जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा दूसरों से। जिंदगी क्लियर रहेगी, सरल रहेगी, सहज रहेगी, मस्त सोओगे, मस्त जी। खाओगे, मस्त दौड़ोगे, मस्त खेलोगे। असल में जो पूरा विजडम का क्षेत्र है ना, वो एक बहुत बुनियादी बात कहता है कि कमजोरी के साथ जिया जा नहीं सकता। बिल्कुल जी। और खासकर जवान आदमी तो बहुत मजबूत होना चाहिए। संस्कृत में बोलूंगा, फिर अनुवाद से ही बता दूंगा। हमारे जो उपनिषद हैं, जो हमारे सबसे ऊपर के टॉप लेवल के ग्रंथ हैं, वो एक बात कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। सरल शब्दों में कहूँ तो ये कि सत्य, मुक्ति, ऊंचाई, एक्सीलेंस कमजोर आदमी के तो कभी पल्ले पड़नी नहीं है, उसको बिल्कुल जी। नसीब ही नहीं होनी बिल्कुल। है। ठीक है, तो मजबूती बहुत जरूरी है। और चूंकि हम लोग तन मन के जीव होते हैं, तो बिना मजबूत तन के मजबूत मन भी नहीं हो सकता। जवान आदमी को शरीर से बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ जी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जो तुम्हारी सफलताएं रही हैं, जी। और जो तुम लोगों के सामने एक उदाहरण रख पाए हो, हम्म, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सिस्टम है, जिस वीडियो की तुम बात कर रहे हो, उसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से चीन में अगर एथलीट गोल्ड लेके आता है तो सिस्टम की वजह से लेकर आता है।
और भारत में अगर एथलीट मेडल लेकर आता है तो कई बार वो सिस्टम के बावजूद लेकर आता है, सिस्टम के खिलाफ जाकर उसको लाना पड़ता है। जो सपोर्ट सिस्टम से मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिलता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर स्काउटिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ कम है। और बात सरकार की भी नहीं है, जो हमारी सोसाइटी है सबसे पहले जो सरकार को चुनती है, वो हमारी सोसाइटी अभी ऐसी नहीं हुई है कि वो रिस्क टेकिंग को प्रोत्साहित करे या सम्मान दे। तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत वही चलता है कि कुछ पढ़ाई कर लो, एक साधारण जॉब ले लो और सेफ हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, शादी वादी कर आउट लो। ऑफ बॉक्स नहीं वो आउट सोचते ऑफ हैं। बॉक्स नहीं जाते हैं। और आउट ऑफ बॉक्स के लिए भी मैंने जिसकी बात कर रहे हो आप, उसमें बात करी थी कि 4C हैं जो हमें रोकते हैं। तो पहला है कैपिटल की कमी, दूसरा है कल्चर हमारा, तीसरा है कॉन्फॉर्मिटी कि हम झुक बहुत जल्दी जाते हैं और बस जैसी भेड़ चाल है उसके पीछे पीछे, और चौथी चीज़ मैंने कही थी क्रिकेट। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे जो पूरा एथलेटिक्स सीन है उसको विकसित नहीं होने दे रही हैं। हालांकि उसमें बदलाव तो आ ही रहा है और उस बदलाव के खुद तुम उदाहरण हो। नहीं बिल्कुल जी। और मुझे पर्सनली मतलब एज एन एथलीट मैं कभी भी उस चीज़ को दूसरे तरीके से नहीं देखता कि हमारी टीम क्रिकेट टीम कहीं जीतती है या वो कहीं भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे बल्कि ये लगता है कि हम और स्पोर्ट में भी बहुत आगे जा सकते हैं, ऊपर उठ सकते। जैसे क्रिकेट में लोगों के अंदर इतनी रुचि है, वो देखते हैं, तो वैसे ही दूसरे स्पोर्ट में जैसे ओलंपिक्स होता है, हमारे पास अब क्या है कि ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो 4 साल में ही, ओलंपिक्स के टाइम ही लोग उसमें इतने जुनून से देखते हैं। दूसरा मौका हमको बहुत कम मिल पाता है। जैसे हम बाकी कंपटीशन खेलते हैं, यूरोप में हमारे ज़्यादातर होते हैं या यूएस में होते हैं, तो लोग उतना उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कंपटीशन आए, जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो यहीं पे compete करें, ताकि हमारे लोग अदर स्पोर्ट में भी जाएं। जैसे वो हॉकी। तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि इस काम को सरकार करेगी या स्पोर्ट्स एसोसिएशंस करेंगी। मैं समझाता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। जो हमारे यहाँ का थोड़ा इलीट वर्ग है, उदाहरण के लिए जो फुटबॉल लीग्स हैं दुनिया भर की, उनको फॉलो करता है। इसी तरीके से टेनिस में बदकिस्मती की बात है लेकिन टॉप 100 में हमारी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ग्रैंड स्लैम्स होते हैं तो इंडियंस उनको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वहाँ पर पैसा है, ग्लैमर है और भेड़चाल है कि देखो वहाँ पर जो वेल मनीड लोग हैं और जो एडवांस लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। भारत में जो थोड़े लेस ग्लैमरस स्पोर्ट्स हैं और जो थोड़े उपेक्षित स्पोर्ट्स हैं, वो तो तभी सामने आएंगे जब ऐसे जवान लोग खड़े हों जो कहें कि भाई इस स्पोर्ट पे मेरा दिल आ गया है, अब इसमें करियर हो, पैसा हो, नहीं हो, मैं आगे बढ़ूंगा जी। ये ज़रूर हो सकता है कि जब मैं आगे बढ़ूं तो मेरी वजह से ये स्पोर्ट फिर ग्लैमरस हो जाए, मेरे आगे बढ़ने के कारण फिर इसमें पैसा और स्पॉन्सरशिप और फॉलोअरशिप आ जाए। जी। नहीं तो हमारा देश ऐसा है, हमारे सोचने का, हमारी जो पूरी पिटी हुई जो लकीर बन गई है ना, वो ऐसी हो गई है कि हम उधर को ही चल देते हैं जिधर को सब चल रहे होते हैं। तो हम फुटबॉल भी देख लेंगे, अगर उसको जो तथाकथित सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं फुटबॉल देख रहे हैं हम देख लेंगे, हम टेनिस देख लेंगे, कुछ और भी स्पोर्ट्स हम देख लेंगे। हमारे यहाँ पे रग्बी और बेसबॉल को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। अभी ट्रैक एंड फील्ड अगर वर्ल्ड वाइड देखें जी, तो मतलब अपने आप में एक, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड का एक अलग ही रुतबा है। हमारे देश में मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा जी, और पहले काफ़ी ऐसे एथलीट रहे हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज जी, जिन्होंने अच्छा किया है प्रदर्शन। और आपने जैसे बोला है कि इन स्पोर्ट्स की तरफ इतना वो था नहीं, मतलब हाँ, यूसेन बोल्ट और सभी जो माइकल जॉनसन, जो सभी ऐसे एथलीट रहे हैं उनको फॉलो किया है सभी ने। लेकिन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे नहीं पता था एथलेटिक्स के बारे में, जेवलिन के बारे में। तो मैं भी एक तरह से उस भीड़ का ही हिस्सा था मेरे हिसाब से कि मैं स्टेडियम में गया, मैं फिटनेस करने के लिए गया, लेकिन जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल भी ये सोच के नहीं था कि हाँ क्रिकेट को ज़्यादा लोग देखते हैं और मुझे भी ये खेलना है, या मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, या मैं उधर सभी स्पोर्ट थे, वो मल्टी स्पोर्ट, मतलब एक स्टेडियम था उसके बीच में
फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी था, अच्छा जी हॉकी भी था, सभी अपने स्पोर्ट जिसमें हमारे स्पोर्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं और जिसमें ग्लैमरस है, सब सब तरह का था। पर वो जेवलिन ही मतलब उसकी तरफ ही मेरी नज़र गई और मन में वही चीज़ बैठी कि यार मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे मुझे स्पॉन्सर मिलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा, मैं ओलंपिक्स तक जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या फिर मैं अपना नाम बना पाऊंगा कि नहीं। बस मेरे मन ने बोला और माइंड कहीं ना कहीं बस ये एक वो डायरेक्शन में चल पड़ा कि यार इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। और एक समय तक टाइम ऐसा था जी कि घर वाले मुझे भेजते थे कि भाई ग्राउंड का टाइम हो गया, चलो तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की यंग जनरेशन में मतलब ठीक है, पेरेंट्स आपको एक काम सौंपते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ जल्दी उठना है, ये करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सच में बदलाव आया मेरी लाइफ में या स्पोर्टिंग करियर में या शुरुआत के दिनों में, वो तब आया जब मैं खुद उठने लगा, मैं खुद जाने लगा स्टेडियम में। मुझे पता था कि मेरी आज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, लेकिन वो मुझे मज़ा आने लगा, वो पेन मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बस से लटक के कैसे भी जाना है, मुझे स्टेडियम पहुंचना है। उसके बाद फिर जो भी प्रोसीजर रहता था, फिर आते टाइम वही बस निकल जाती थी मेरी कभी कभी, क्योंकि 7 बजे शाम को लास्ट बस होती थी। उसके बाद फिर लिफ्ट लेना, या मतलब काफ़ी वो टाइम ऐसा था। मैं समझ सकता तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो जो भी सोच थी उसके पीछे वो बिल्कुल भी मुझे ये नहीं पता था फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आजकल जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तो पहले ये सोच के लेते हैं कि फ्यूचर में अगर इसमें ये अच्छा हो गया तो क्या होने वाला है। बल्कि वो मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो या क्या क्या शुरुआत हो रही है। और वो पर अपनी जर्नी से मैं इतना जरूर बता सकता हूँ सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम थोड़ा सा ऊपर निकल के सोचें, निडर होके सोचें और अपने सच्चे मन से मेहनत करें, सच्चे दिल से। क्योंकि मेहनत में सर कोई कमी नहीं आने दी, मेहनत वो सच्चे मन से थी। बहुत बढ़िया। काफ़ी चीज़ें थी जो शायद से एक छोटे बच्चे को करनी चाहिए, या उस एज में लगता है कि हाँ कोई परिवार में आसपास, घर के आसपास कोई शादी है वो अटेंड करना, फेस्टिवल अटेंड करना, वो चीज़ें तो हैं जो मुझे छोड़नी पड़ी काफ़ी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसा आपने कहा कि एक वो एग्जाम्पल सेट करना, अब वो सर वो एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दिया है कि बच्चे अभी दूसरों के लिए विश्वास करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में या जेवलिन में भी कुछ है और हमको ऐसा करना है। और ये सिर्फ सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जेवलिन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई दूसरा स्पोर्ट भी करता इसी डेडिकेशन और इसी मन के साथ। क्योंकि मेरे अंदर किसी को ऐसे टैलेंट नहीं लगा था कि अलग से मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन वो मेहनत और जो भी था वो सच्चे मन से, वो जर्नी थी वो बहुत दिल से थी। तो अगर मैं कोई दूसरा स्पोर्ट भी चुनता कोई तो दूसरे स्पोर्ट की भी नहीं है। ये जो रुख है ना, एटीट्यूड, ये हिंदुस्तान को एक स्पोर्ट में, दूसरे स्पोर्ट में और जिंदगी के हर फील्ड में चाहिए। जहां पर एक छोटा बच्चा है, वो जाता है, बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से आ रहा है, और वो जाता है वहाँ पर, उसको जेवलिन भी अवेलेबल है चॉइस के रूप में, उसको क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, और क्रिकेट बहुत ग्लैमरस है, वहाँ बैडमिंटन भी रहा होगा, शायद रेसलिंग भी रही होगी, बॉक्सिंग भी रही होगी, हरियाणा का सीन उस मामले में अच्छा, ये सारे उसको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन वो कहता है भाई मुझे नहीं पता मुझे ये चीज़ क्यों बुला रही है, पर अगर मुझे बुला रही है तो मैं कम से कम डर के मारे तो नहीं रुकूंगा। बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगा, और जितनी मुझे इसको मेहनत देनी है मैं दूंगा। हिंदुस्तान को ये रुख हमें साइंस में चाहिए, हमें आर्ट्स में चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप में चाहिए। ये जो कर रहे हो ये एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप माने सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कोई नई अच्छी चीज शुरू करना सच्ची एंटरप्रेन्योरशिप है, भले ही उसमें भविष्य का कुछ ना पता चला। अभी जो बीच में एक बात बोली ना नीरज जी, कि मुझे नहीं पता था इसमें आगे क्या मिलेगा, जानते हो यही बात सब तक पहुंचाना हमारा मिशन है। इसी को शास्त्रीय तौर पर क्लासिकली कहते हैं निष्काम कर्म। मुझे नहीं मालूम भविष्य इसमें मुझे क्या देगा, इसमें फ्यूचर का क्या होने वाला है, पर मुझे ये पता है कि ये चीज़ अभी मुझे ठीक लग रही है तो मुझे करनी है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी रही जी, बहुत। और वैसे भी ये तो चलो हम बैठे हैं कैमरा के सामने, वैसे भी अगर हमको कभी ऐसे बात करनी होगी, जिंदगी के जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो सोशल लाइफ के हों, किसी भी लाइफ किसी, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमेशा स्वागत है तुम्हारा, हमेशा।